हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं हसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए। जी हाँ, बीए सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। जी हाँ, दोनों के कोर्स में यानी बीए फर्स्ट ईयर में और बीए सेकेंड ईयर में भी फ्रांसिस बेकन का चैप्टर है। जी हाँ, फ्रांसिस बेकन के बारे में आज का ये वीडियो होगा और उनसे रिलेटेड दो चैप्टर हैं बीए सेकेंड ईयर वालों में, यानी ऑफ स्टडीज और ऑफ रिवेंज, तथा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ रिवेंज को ऑफ स्टडीज़ को शामिल किया है। सॉरी, ऑफ स्टडीज़ को बीए फर्स्ट सेमेस्टर में शामिल किया गया है। तो ये वीडियो दोस्तों दोनों के लिए, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हमारे हैं या बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रांसिस बेकन पर आधारित हैं और उनके चैप्टर ऑफ स्टडीज़ तथा ऑफ रिवेंज पर आधारित हैं। दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, या बेकन साहब से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके चैप्टर जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं ऑफ हिस्ट्रीज और ऑफ रिवेंज, उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इनके बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि आपके पेपर में 10 जो है यानी 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, यानी इन पर 20 नंबर आपको मिलना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों, यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर के सहित यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आप समझ ही चुके हैं जिनको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि व्हेन फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न, यानी फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था। तो इसको देखते हैं। आंसर में लिखा है दोस्तों, फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1561, यानी फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 ईस्वी को। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन बेकन बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, बेकन साहब पार्लियामेंट के सदस्य कब बने। पार्लियामेंट यानी जो आप यहाँ संसद कहते हैं, तो पार्लियामेंट के यानी संसद के सदस्य बेकन साहब कब बने थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ कि 1584 बेकन बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 1584 ईस्वी में बेकन साहब पार्लियामेंट के सदस्य बने थे, मेंबर बने थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन बेकन वाज डाइड, यानी बेकन साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है बेकन वाज डाइड इन 1626, ही काच कोल्ड एंड निमोनिया। जी हाँ, बेकन साहब की मृत्यु 1526 ईस्वी में हुई थी और उन्हें क्या हो गया था, यानी सर्दी और निमोनिया की बीमारी हो गई थी। जी हाँ, सर्दी और निमोनिया ने उन्हें पकड़ रखा था, इसी कारण उनकी मृत्यु जो है 1626 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि वेयर हिज बॉडी वाज बरीड, यानी उनके शरीर को कहाँ दफनाया गया था। जी हाँ, कहाँ पर बरीड किया गया था, यानी कहाँ उनकी बॉडी को दफनाया गया था। तो आंसर में देखते हैं कि उनकी बॉडी को कहाँ दफनाया गया था। हिज बॉडी वाज बरीड एट माइकल चर्च एट अल्बाना। जी हाँ, अल्बाना के माइकल चर्च में उनके शरीर को दफनाया गया था, यानी उनकी बॉडी को बरी किया गया था। कहाँ पर, माइकल चर्च एट अल्बाना, यानी अल्बाना के माइकल चर्च में उनके शरीर को दफनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ऊपर से देखिए 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इन व्हिच सेंचुरी फ्रांसिस बेकन वाज बिलोंग, यानी फ्रांसिस बेकन साहब किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, यानी किस शताब्दी से वो संबंधित थे। तो आंसर में देखिए फ्रांसिस बेकन वाज बिलोंग 16th सेंचुरी, यानी फ्रांसिस बेकन साहब कहाँ से, किस शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, यानी 16वीं शताब्दी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर
पेपर में आया करता है कि इंग्लिश एस्से यानी अंग्रेजी निबंध के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, यानी हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। तो आंसर में फ्रांसिस बेकन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी फ्रांसिस बेकन इंग्लिश एस्से के फादर यानी पितामह के रूप में जाने जाते हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी अंग्रेजी निबंध के जनक के रूप में फ्रांसिस बेकन साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट काइंड ऑफ एसेइस्ट बेकन इज, यानी बेकन किस प्रकार के निबंधकार हैं। तो आंसर में देखिए लिखा हुआ ही इज एन इम्पर्सनल एसेइस्ट, यानी वो एक अवैयक्तिक निबंधकार हैं, यानी उन्होंने पर्सनल, ज़्यादातर पर्सनल उस पे, पर्सनल जीवन पे या मतलब पर्सनल लाइफ या स्वयं से रिलेटेड चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादातर निबंध नहीं लिखे हैं, यानी दूसरे पहलुओं पर उन्होंने अपना निबंध लिखा हुआ है। बहुत से एसेइस्ट यानी पर्सनल होते हैं, जैसे चार्ल्स लैम्ब साहब का जो चैप्टर है वो आप में इंक्लूड है, ड्रीम चिल्ड्रन, जी हाँ, वो एक पर्सनल एसे है। तो बेकन साहब क्या थे, एक अवैयक्तिक निबंधकार थे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड पोप सेज अबाउट हिम, यानी पोप ने उनके बारे में क्या कहा था। हिम यानी बेकन साहब, यानी बेकन साहब के बारे में पोप ने क्या कहा था। तो आंसर में देखिए लिखा है कि द वाइसेस्ट यानी बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, द ब्राइटेस्ट सबसे प्रतिभाशाली, बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, लेकिन वो मानव जाति के सबसे मतलबी इंसान थे। जी हाँ, प्रतिभाशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली, लेकिन मानव जाति का सबसे मतलबी व्यक्ति, ये पोप साहब ने कहा है, पोप ने कहा है फ्रांसिस बेकन के बारे में। जी हाँ, पोप ने फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा है कि वो मतलब द वाइसेस्ट सबसे बुद्धिमान, द ब्राइटेस्ट सबसे प्रतिभाशाली, बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, लेकिन मानव जाति के मतलबी इंसान के रूप में, सबसे मतलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन व्हिच पीरियड बेकन वाज बिलोंग, ये किस पीरियड से यानी किस समय से, यानी जो इंग्लिश के आपके हिस्ट्री को कई पीरियड में बांटा गया है, तो उसी में से पूछ रहा है कि किस पीरियड से बेकन साहब बिलोंग करते थे यानी संबंधित थे। तो बेकन बिलोंग्स टू रेनेसा पीरियड, जी हाँ, रेनेसा पीरियड यानी पुनर्जागरण काल से वो संबंधित थे। बेकन पुनर्जागरण काल से संबंधित थे, यानी 1500 से 1660 ईस्वी तक के समय को जो है 160 वर्ष तक लगभग रेनेसा पीरियड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसी काल से वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज द स्टडी डू, यानी स्टडी जो है किस प्रकार से कार्य करता है, अध्ययन किस प्रकार से कार्य करता है, यानी अब उनके चैप्टर ऑफ स्टडीज के बारे में क्वेश्चन है, यानी अध्ययन किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में बताइए। तो स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, यानी स्टडी जो है आनंद या खुशी, ऑर्नामेंट आभूषण और क्षमता के लिए काम करता है, यानी अध्ययन जो है वो डिलाइट यानी खुशी या प्रसन्नता, ऑर्नामेंट आभूषण या अलंकरण, एंड एबिलिटी और क्षमता के अनुसार यानी क्षमता के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि व्हाट इज़ द चीफ यूज ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी का मुख्य उपयोग क्या है, मुख्य प्रयोग क्या है। तो देखते हैं स्टडी का मुख्य प्रयोग क्या है। स्टडी गिव्स प्लीजर इन सेपरेटनेस व्हिच इज फैगुटिंग एम्पटी आवर्स आर मेड फुल ऑफ प्लीजर बाई द स्टडी, यानी स्टडी गिव्स प्लीजर, स्टडी क्या करता है, अध्ययन क्या करता है, आनंद देता है इन सेपरेटनेस यानी अकेलेपन में, अकेलेपन में व्हिच इज फैगुटिंग जो थकान से भरा हुआ होता है, यानी जब थकान से भरा हुआ अकेलापन होता है तो उस अकेलेपन में स्टडी क्या करता है यानी अध्ययन क्या करता है, प्लीजर यानी आनंद प्रदान करता है। एम्पटी आवर्स यानी खाली समय, आर मेड फुल ऑफ प्लीजर बाई द स्टडी, यानी अध्ययन के द्वारा खाली समय जो आपका होता है वो एकदम प्रसन्नता से भर जाता है। तो ये आपका स्टडी का यूज है, यानी अध्ययन का यूज है, यानी अध्ययन क्या करता है, तो अध्ययन के माध्यम से अकेलेपन में जो बहुत ही थकान से भरा हुआ या जो अकेलापन महसूस करते हैं, यानी अकेलेपन में क्या करता है
ये आनंद प्रदान करता है और खाली समय में क्या करता है, खाली समय को ये अध्ययन जो है वो प्रसन्नता से भर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी इज गिवन बाय द स्टडी, यानी स्टडी के द्वारा कौन सी क्षमता प्रदान की जाती है, यानी किस प्रकार की क्षमता स्टडी प्रदान करता है। स्टडी के द्वारा यानी अध्ययन के द्वारा जो है किस प्रकार की क्षमता प्राप्त होती है, तो देखते हैं। स्टडी प्रिपेयर्स ऑर्नामेंट्स फॉर द डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी स्टडी क्या करता है, प्रिपेयर्स तैयार करता है, ऑर्नामेंट्स आभूषण या अलंकरण या तत्व समझ लीजिए, फॉर द डिस्कोर्स यानी प्रवचन या भाषण या वाद विवाद के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। जी हाँ, पर्सनालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इज देयर एनी रोल ऑफ स्टडी इन प्लानिंग एंड लर्निंग, कि क्या योजना में अथवा शिक्षा में या सीखने में स्टडी का कौन सा रोल है, कोई रोल है, यानी कोई भूमिका है क्या योजना में, योजना बनाने में अथवा कोई चीज़ सीखने में या शिक्षा में स्टडी का यानी अध्ययन का कोई रोल है, कोई भूमिका है। तो आंसर में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा हुआ है कि प्लानिंग एंड लर्निंग आर द टू वाइटल क्वालिटीज़ विच ऑब्वियसली आर इंक्रीड बाई द स्टडी, यानी प्लानिंग एंड लर्निंग यानी योजना और शिक्षा या सीखना जो है आर द टू वाइटल क्वालिटीज़, यानी बहुत ही दो महत्वपूर्ण गुण हैं, विशेष गुण हैं, विच ऑब्वियसली आर इंक्रीड बाई द स्टडी, जो निश्चित रूप से अध्ययन के द्वारा बढ़ते हैं, यानी जो अध्ययन के द्वारा बढ़ते हैं, यानी जिनको इनक्रीज किया जाता है अध्ययन के द्वारा, यानी अध्ययन करने से ये जो प्लानिंग एंड लर्निंग दो क्वालिटीज़ हैं, दो महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ हैं यानी विशेषताएं हैं, ये इनका इंक्रीजमेंट होता है स्टडी के द्वारा यानी अध्ययन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मच टाइम इज़ टू बी गिवन टू द स्टडी, यानी अध्ययन में कितना समय देना चाहिए, यानी पढ़ने में अध्ययन करने में कितना समय देना चाहिए। तो आंसर में देखते हैं, टू गिव टू मच टाइम इज़ द स्टडी स्लोथ, यानी ज़्यादा टाइम देना स्टडी को एक बोरिंग फील होता है, यानी अध्ययन मतलब ज़्यादा समय तक अध्ययन करना बोरिंग टाइप का होता है। देयर फोर वी शुड स्टडी टिल द टाइम वी फील फ्रेश एंड इंटरेस्ट, इसलिए हमें अध्ययन तब करना चाहिए, वी शुड स्टडी यानी हमें अध्ययन तब करना चाहिए टिल द टाइम, उस समय वी फील फ्रेश एंड इंटरेस्टेड, कि जब हम अपने आप को तरोताज़ा और इंटरेस्टेड यानी रुचिकर पाते हैं, यानी पढ़ने में जब आपका मन लगे तभी आपको अध्ययन करना चाहिए। बाकी हमेशा अगर बुक लेके या अध्ययन में लगे रहेंगे, बुक लेके बैठे रहेंगे, तो उससे यानी मैटर जो है वो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं समझ में आ पाएगा। तो इसलिए जब भी आप अपने आप को तरोताज़ा स्टडी अध्ययन के लिए आप तैयार खुद को पाते हैं या आपका मन उसमें लगता है, इंटरेस्ट आपको उसमें होता है, तभी आप अध्ययन करिए, यानी ये बता रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर, जहाँ 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल यू से अबाउट द यूज ऑफ द बुकिश नॉलेज। जी हाँ, बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान के बारे में आप क्या कहेंगे, किताबी ज्ञान के प्रयोग के बारे में, यानी यूज ऑफ द बुकिश नॉलेज किताबी ज्ञान के प्रयोग के बारे में। व्हाट विल यू से अबाउट यानी उसके बारे में क्या कहेंगे आप। तो आंसर में देखते हैं कि उसके बारे में आप क्या कहते हैं। एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल इन द रेफरेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ड, यानी एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, जो कुछ भी प्रैक्टिकल है यानी व्यवहारिक है, इन द रेफरेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ड, यानी इस व्यवहारिक संसार के संदर्भ में जो कुछ भी व्यवहारिक है, शुड बी यूज्ड फ्रॉम बुक्स, वो बुक से यूज होना चाहिए, उसका प्रयोग किताबों से होना चाहिए। टू मच एडिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, यानी किताबी ज्ञान का बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत ज़्यादा ज्ञान होना। इज इसेंट्रिसिटी ऑफ आ स्कॉलर, यानी एक विद्वान की विलक्षण प्रतिभा है, यानी उसकी विलक्षणता है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विद्वान आदमी है जिसको किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो ये उसकी विलक्षणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, आर द बुक्स कम्प्लीटली राइट, क्या किताबें पूर्णतया सत्य होती हैं। इसके बारे में
बेकन साहब। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों कि आर द बुक्स कम्प्लीटली राइट, क्या किताबें पूर्णतया सही होती हैं? तो आंसर में देखिए कि बुक्स में बियर वेरिएड नेशंस यानी किताबें जो हैं बहुत से नेशंस को, बहुत से राष्ट्रों को सहन कर सकती हैं। दे में बी बोथ प्रैक्टिकल एंड इम्प्रैक्टिकल, यानी वे व्यवहारिक और अव्यवहारिक दोनों तरह से किताबें हो सकती हैं। दियर फोर दे शुड बी यूज अटेंटिवली, यानी इसलिए उनका प्रयोग जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जी हाँ, अटेंटिवली यानी बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि हाउ शुड अ लर्नड मैन बिहेव विथ दोज हु आर नॉट लर्नड, यानी पढ़े लिखे आदमी को, लर्नड मैन यानी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को किस तरह का बिहेव करना चाहिए। शुड अ लर्नड मैन बिहेव विथ दोज, यानी उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हु आर नॉट लर्नड, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अशिक्षित हैं या ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उनके साथ पढ़े लिखे व्यक्तियों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर में देखते हैं कि बेकन साहब क्या कहते हैं। वन शुड नॉट स्टडी टू अपोज आर इंसल्ट अदर्स, यानी किसी को अध्ययन इस तरह नहीं, यानी अध्ययन नहीं करना चाहिए। शुड नॉट स्टडी टू अपोज आर इंसल्ट अदर्स, यानी दूसरों का विरोध अथवा उनका अपमान करने के लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अध्ययन का आपका जो मेन उद्देश्य, मेन एम है, वो ये नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा आप किसी का अपमान करें, किसी का विरोध करें। इस तरह अध्ययन नहीं होना चाहिए। द बेस्ट यूज ऑफ द स्टडी, यानी अध्ययन का जो सबसे अच्छा प्रयोग है वो इज जजिंग एंड वीविंग द मैटर्स, यानी मैटर्स का यानी मामलों का निर्णय करना और उनको परखना, यही जो है ये अध्ययन का सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण यूज है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी का यूज है, यानी स्टडी अध्ययन का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है हाउ शुड बी बुक्स बी रीड। हाउ शुड द बुक्स बी रीड, यानी किताबों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किताबों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है कि किताबों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आंसर में लिखा हुआ कि द मैनर ऑफ रीडिंग शुड बी डिफरेंट इन रिलेशन टू एवरी बुक, यानी द मैनर ऑफ रीडिंग, पढ़ने का तरीका या पढ़ने का ढंग जो है, शुड बी डिफरेंट यानी डिफरेंट, भिन्न भिन्न तरह से होना चाहिए। इन रिलेशन टू एवरी बुक, यानी प्रत्येक किताब के संबंध में पढ़ने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। जी हाँ, बेकन साहब ये बताते हैं कि प्रत्येक किताब को पढ़ने के संदर्भ में जो तरीका है, उसका मैनर है, ढंग है, वो अलग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आगे देखते हैं कुछ। सम ऑफ देम आर टू बी टेस्टेड, यानी कुछ किताबें क्या होती हैं, टेस्टेड होती हैं, यानी उनको आप मनोरंजन की तरह पढ़ सकते हैं। सम आप भी सॉलोड, यानी कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि सॉलोड यानी जिनको निगल जाना चाहिए। कहने का मतलब कि कहते हैं कि उनको, जैसे आप अपनी भाषा में कहते हैं कि जैसे इस चैप्टर को घोर के पी जाना चाहिए, यानी इस तरह उनको पढ़ना चाहिए कि आप सारी जानकारियाँ उसको उसमें दी गई सारी जानकारियाँ जो हैं उसको आप ग्रहण कर लें, यानी आप उसको निगल जाएं, कहने का मतलब बता रहा है। एंड सम टू बी रीड क्यूरियोसली आर बाई द डिप्टीज, यानी और कुछ उनमें से जो कुछ हैं उनको थोड़ा दिलचस्प ढंग से पढ़ना चाहिए, और कुछ बाई द डिप्टीज और प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। यानी हर किताब पढ़ने का अलग अलग का ढंग है, अलग अलग की तरह से किताबों को, यानी जैसी बुक्स हो उस तरह किताबों को पढ़ना चाहिए। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि 19 नंबर में क्या दिया गया है कि हाउ कैन अ मैन यूज डिप्टी इन रीडिंग अ बुक, यानी कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधियों को बुक में यानी किताब पढ़ने में उनका प्रयोग कैसे कर सकता है। मैन यूज डिप्टी यानी प्रतिनिधि का प्रयोग कर सकता है इन रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़ने में किस प्रकार से। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है, कि लिखा गया है कि हाँ देखिए लिखा गया है कि हाउ
कैन अ मैन यूज, हाँ देखिए लिखा हुआ है हाउ कैन अ मैन यूज डिप्टी इन रीडिंग अ बुक, यानी प्रतिनिधियों को आप बुक के रीड में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी बुक के अध्ययन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों कि लिखा गया है कि अ मैन में आस्क हिज डेप्यूटी टू रीड द बुक थ्रोली, यानी कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से कह सकता है किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने, यानी पूरी तरह से पढ़ने के लिए, एंड मेक द समरी ऑफ द बुक, और बुक की समरी बनाने के लिए, यानी उसका सारांश बनाने के लिए, सारांश लिखने के लिए या सारांश समझने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से कह सकता है। तो दिस समरी सर्व टाइम सेव्स टाइम इन स्टडिंग विद अ बर्ड आई व्यू, यानी ये समरी जो है, सारांश जो होता है वो क्या करता है, सेव्स टाइम यानी टाइम की बचत करता है इन स्टडिंग अध्ययन में, विद अ बर्ड आई व्यू यानी सरसरी निगाह से अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की समरी जानते हैं तो आप उस किताब को सरसरी निगाह में पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार टाइम की बचत करता है, यानी बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द यूज ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग का कौन सा यूज है, क्या प्रयोग है। तो इसमें देखते हैं कि रीडिंग का क्या यूज होता है, पढ़ने का क्या यूज होता है। तो रीडिंग डेवलप्स द पर्सनालिटी कॉन्स्टेंटली, यानी रीडिंग जो है वो व्यक्तित्व को बहुत ही दृढ़ता से, यानी दृढ़ व्यक्तित्व को डेवलप करती है, विकास करती है। यानी अध्ययन जो है, यानी रीडिंग जो है या पढ़ना जो है वो क्या करता है कि दृढ़ व्यक्तित्व का विकास करता है। एंड मेक्स अ मैन कंप्लीट, और मेक्स बनाता है अ मैन कंप्लीट, यानी एक आदमी को कंप्लीट यानी पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। जी हाँ, अध्ययन के द्वारा यानी स्टडी के द्वारा या रीडिंग के द्वारा, पढ़ने के द्वारा व्यक्ति क्या है, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही अच्छा उसका विकास होता है, और आदमी को ये क्या होता है, पूर्ण बनाता है। जी हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे इंक्लूड किए गए थे बेकन साहब से रिलेटेड, यानी आप बेकन साहब के चैप्टर से रिलेटेड, आप स्टडीज और आप रिबन से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो अगर कोई भी आप वीडियो पर कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो उसके बारे में, या जो चीज़ आप डिमांड करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।